अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, इससे पहले हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, अब है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट को सॉलिड जो है वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, क्या इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने देते हैं या नहीं गुजरने देते। तो ये वाली जो सिचुएशन है या ये वाली जो कंडीशन हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट तो आप लोग पिछले चैप्टर्स में जो है वो अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम इस बेस पे मटेरियल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर इनके इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को देखा जाए तो हमें तीन तरह के जो सॉलिड्स हैं वो हमें मिलते हैं। पहले जो हैं ये कंडक्टर है, इनकी जो कंडक्टिविटी है इसकी जो रेंज है वो है 10⁻⁷ पर ओहम मीटर। ठीक है, कंडक्टिविटी भी आपने ऑलरेडी जो है वो इसके बारे में पढ़ा है। कोई मटेरियल जो है वो कितना अच्छा इलेक्ट्रिकल करंट जो है उसमें से गुजर सकता है, कितना अच्छा कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, यानी कितना अच्छा इलेक्ट्रिकल करंट को रिस्पॉन्स दे सकता है। तो वो उसकी जो है इस प्रॉपर्टी को जो है वो हम कंडक्टिविटी कहते हैं आसान लफ्ज़ों में। ठीक है, तो इस जो यानी कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब गुड कंडक्टर्स होती हैं वो। ठीक है, जैसे मेटल्स। तो ऐसे मटेरियल जो हैं उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। उसके बाद आ जाते हैं इंसुलेटर। इनकी कंडक्टिविटी होती है 10⁻⁻10 एंड 10⁻⁻20। ठीक है, बहुत 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 कम, मतलब ना होने के बराबर, जैसे वुड और डायमंड। ठीक है, ये कंडक्ट नहीं कर सकते, मतलब इनमें से करंट जो है पास नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो कैटेगरी है उसमें आ जाते हैं सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻4 पर ओहम मीटर। इसकी जो एग्जांपल्स है उसमें है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर्स का नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये कंडक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। मतलब इसकी जो कंडक्टिविटी है ये कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में है। ठीक है, कंडीशन है कि ये जो है वो कभी कंडक्टर की तरह से बिहेव करते हैं और कभी जो है वो इंसुलेटर की तरह से बिहेव करते हैं, दोनों के दरमियान में होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर या इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी बुनियाद पर हम सॉलिड को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। जो कंडक्ट कर सकते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जो कंडक्ट नहीं कर सकते, जिनकी कंडक्टिविटी बहुत बहुत कम होती है, और जो जिनकी कंडक्टिविटी मीडियम रेंज की होती है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। इट मीन्स के कंडक्ट कर भी सकते हैं और कंडक्ट नहीं भी कर सकते। ठीक है, मज़ीद डिटेल हम आगे पढ़ेंगे इनकी। तो ये तीन कैटेगरीज हो गई। ठीक है, अब हम कैसे हम इनको, मतलब किसी भी सॉलिड का अगर हम एटॉमिक लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम देखें तो कौन सी चीज़ है जो डिफरेंशिएट करती है कि सॉलिड तो वही है, सब में एटम्स हैं, सब में मॉलिक्यूल्स हैं, आखिर वो क्या चीज़ है, आखिर वो क्या थ्योरी है, आखिर वो क्या कॉन्सेप्ट है जिसकी बुनियाद पे ये तीन कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। कुछ कंडक्ट कर सकते हैं, कुछ कंडक्ट कर ही नहीं सकते, और कुछ जो है वो कंडीशनल है कि कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसको आपने जो है ये जो बोहर मॉडल जो है आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको पढ़ा होगा। इस बुनियाद पे हम इसको जो है वो नहीं कर सकते एक्सप्लेन। तो हम जो है वो वेव जो मैकेनिकल मॉडल है जिसकी यानी बुनियाद पे हम एक थ्योरी जो है वो यानी उसको ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एटम्स सॉरी जो सॉलिड्स हैं उनका इस तरह का बिहेवियर क्यों होता है। ठीक है, तो उस थ्योरी को कहते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। ठीक है, एनर्जी बैंड थ्योरी। इसमें एनर्जी बैंड थ्योरी में यानी इसकी मदद से हमें कैसे पता चलेगा कि सॉलिड के अंदर क्या डिफरेंशिएट होता है, क्या चीज़ उनको डिफर करती है कि कंडक्टर होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा वेव क्लासिकल मॉडल है उसकी बुनियाद पे ये जो है वो हम थ्योरी जो है वो इसकी मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका इस थ्योरी को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसी के बेस पे हम मटेरियल्स को जो है वो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम एक सिंगल एटम की बात करें, एक सिंगल एटम की अगर हम बात कर लें समझने के लिए, एक दरमियान में देखें न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में। ठीक है, आइसोलेटेड है,
तो अगर हम इसकी जो है वो एनर्जी लेवल्स की बात करें, ठीक है, एनर्जी लेवल्स की बात करें तो एनर्जी लेवल को हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये 1s जो है, 2s और उसके बाद जो है वो 2p, ये मुख्तलिफ जो है वो एनर्जी लेवल्स है। आप इसको जो है वो लोअर लेवल का एनर्जी मतलब लोअर लेवल कह लें, ये उससे हाईएस्ट हो गया और ये उससे हाईएस्ट हो गया, ठीक है। ये 1s 2s और 2p जो है वो आई थिंक आप केमिस्ट्री में आप लोग इससे वाकिफ़ होंगे, ये शेल सब शेल, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे जो है वो रहता है, तो ये उसकी बुनियाद पे जो है वो कहा गया है। तो ये फर्स्ट स्टेट होगी क्योंकि ये एक एटम की अभी हम बात कर रहे हैं, एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं एक एटम की, ठीक है। ये जो लाइनें हैं फॉर एग्जांपल आप इनको ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह सकते हैं। ये लाइनें जो हैं वो एनर्जी लेवल को शो करती हैं, ये लोएस्ट, ये उससे हाईएस्ट, ये उससे हाईएस्ट, ठीक है। और ये जो लाइनों के दरमियान जो गैप है इसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप का मतलब ये है कि ये वो जगह है, ये वो गैप है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं जा सकता। समझ आ गई? इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन सिर्फ ये जो अलाउड एनर्जी के जो है वो ऑर्बिट हैं या जो एनर्जी की स्टेट है वहीं पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रह सकता है, ठीक है। ये तो बात होगी एक एटम की जो कि आइसोलेटेड है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि एटम जो है वो जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो एटम एक एटम से मिलके तो नहीं बना होता, उसमें तो बहुत बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि अगर दो एटम इस तरह के एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, ये एक सिंगल एटम हो गया, ये भी एक हो गया, अगर दो एक दूसरे के करीब आते हैं तो दोनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस, मतलब कुछ ना कुछ दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स जो है वो करेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ इन्फ्लुएंस करेंगे और इनके जो दोनों के एनर्जी लेवल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ जो है वो ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये वाला पहले एक था तो अब ये दो में डिवाइड हो गया, अब दो स्टेट जो है वो हो गई। यहाँ पे ये वाला जो है ये भी दो में डिवाइड हो गया, यहाँ पे ये वाला जो था वो भी दो में डिवाइड हो गया और अगेन इनके दरमियान जो है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ठीक है। यानी पहले अगर एक स्टेट थी तो इस लेवल में, इस ग्राउंड या लोएस्ट लेवल में अगर एक स्टेट थी या एक कंडीशन थी यहाँ इलेक्ट्रॉन रह सकता था, तो अब जब दो एटम ने मिलके एक मॉलिक्यूल जो है वो बना लिया तो अब दो हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी दो हो गई, यहाँ भी दो हो गई, यानी इन दोनों, ये जो दोनों लाइनें हैं ये दोनों एनर्जी लेवल्स को शो कर रहे हैं, एनर्जी स्टेट को शो कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जब तीन मिलेंगे तो ये लाइनें तीन में डिवाइड हो जाएंगी, इसी तरह से जब चार मिलेंगे तो चार में हो जाएंगी। लेकिन एक सॉलिड जो है वो तीन चार एटम से मिलके तो नहीं बनता, उसमें तो बहुत बहुत ज़्यादा यानी n नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ एटम्स हैं तो अब थोड़ा सा देखें कि n नंबर्स ऑफ एटम में क्या होगा कि ये वाले जो एनर्जी लेवल्स हमारे पास थे पहले एक दो तीन में, यानी एक एनर्जी लेवल स्प्लिट होके दो में, दो फिर वो आगे अगर तीन है तो तीन में, फिर आगे चार में, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से अगर फॉर एग्जांपल n एनर्जी लेवल है तो ये पहला जो एनर्जी लेवल था इसमें देखें n नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो आ गई, पहले में भी, इसी तरह से दूसरे में, इसी तरह से जो है वो तीसरे में। तो ये लाइनें जो हैं अब इतनी क्लोज होती हैं कि ये हमें एक बैंड की तरह से नज़र आता है, यानी आप ये समझे कि ऐसे हमें एक बैंड की तरह से ये वाला जो है वो नज़र आता है। पूरी लाइनें जो हैं वो हमें अलग अलग जो है वो नज़र नहीं आती क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा एटम्स जो हैं वो मिलके एक सॉलिड जो है वो बनाते हैं, तो उनके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो फिर स्प्लिट अप हो जाते हैं इस तरह से, यानी कि ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो लाइनें हैं एनर्जी जो अलाउड एनर्जी स्टेट्स हैं उनको शो कर रही हैं और ये देखें ये पूरा मिलके जो है वो एक एनर्जी बैंड जो है वो बना रहा है, ठीक है। अगेन हर दो बैंड के दरमियान एक ऐसा गैप है जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन इन लाइनों में से तो कहीं भी रह सकता है लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं आ सकते। अब और याद रखें ये बैंड जो है इनमें इलेक्ट्रॉन है बहुत 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 ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पे एक था, यहाँ पे दो थे, अब तो लाखों एटम जो है वो मिल गए हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत बहुत ज़्यादा इनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। तो इस बेस पे जो है वो हम फिर जो यानी एनर्जी बैंड की आपको समझ आ गई कि एनर्जी लेवल्स जो है वो कैसे स्प्लिट अप होके 1 से 2, 2 से 3, 3 से n तक जो है वो चले जाते हैं और ये फिर इन लाइनों को जो है वो एक पूरा एक बैंड बन जाता है जिसमें लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुई हुई होती हैं, हमें अलग अलग जो है वो नज़र नहीं आती, ठीक है। तो इसको जो है वो ये वाली जो कंडीशन है इसको परमिसिबल यानी जो है वो एनर्जी बैंड जो है वो कहा जाता है कि जो है परमिसिबल और ये जो है वो जो परमिसिबल नहीं है, यानी ये परमिसिबल हो गए जहाँ पे रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन और ये वो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, ठीक है। तो अब इस बैंड थ्योरी की बुनियाद पे या जो हमने बैंड बनाए हैं वो हम तीन तरह के जो है वो बैंड हो सकते हैं, ठीक है। बल्कि बेसिकली जो है यानी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को समझने के लिए किसी भी सॉलिड में दो तरह के बैंड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो सबसे आउटर मोस्ट बैंड होता है, सबसे आउटर मोस्ट बैंड होता है, फॉर एग्जांपल इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि सबसे आउटर मोस्ट बैंड होता है
जो भी आउटर मोस्ट बैंड होगा किसी भी एलिमेंट का, उसको जो है वो हम कहेंगे वैलेंस बैंड, ठीक है। और वैलेंस बैंड जो है ये कंप्लीटली भी फिल हो सकता है, पार्शली भी फिल हो सकता है, लेकिन कभी भी एम्प्टी जो है वो नहीं होता। इसमें हमेशा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। याद रखें ये जो नीचे वाले बैंड हैं ये तो फील्ड बैंड हैं, इनको फील्ड बैंड कहेंगे, ये तो फुल भरे हुए होंगे इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। उसके बाद यानी कि पहले ये बैंड भरेगा, फिर ये बैंड, और फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसमें जो है वो आएंगे। तो जो भी हाईएस्ट होगा, जो भी मतलब आप ये कह लें कि आउटर मोस्ट जो बैंड होगा वो उसको हम क्या नाम देंगे, वेलेंस बैंड का, ठीक है। और वेलेंस बैंड में हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन होंगे लाजमी, कभी भी वो एम्प्टी नहीं होगा। इसलिए हमने कहा कि कंप्लीटली या पार्शली जो है वो फिल होगा, ठीक है। और वेलेंस बैंड से ऊपर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, देखिए ना। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ यहाँ पे आ गए, बाकी रह गए, यहाँ पे आ गए, बाकी रह गए, यहाँ पे आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर एनर्जी स्टेट नहीं है, यहाँ पे ऊपर भी एनर्जी स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो यानी कि जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली जगह है यानी कि ये जो आउटर मोस्ट बैंड जिसको हमने वेलेंस बैंड का नाम दिया है, इसके ऊपर जो बैंड होता है उसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। कंडक्शन बैंड जो है वो एम्प्टी भी हो सकता है और पार्शली फिल भी हो सकता है, एम्प्टी भी हो सकता है और पार्शली फिल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, ठीक है। तो बाकी जो इसके नीचे वाले जो बैंड होंगे उनको जो है वो क्या कहा जाता है, फील्ड बैंड, ठीक है। यानी सिंगल एटम के लिए, फिर जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे पे अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं और उनके जो एनर्जी स्टेट्स होती हैं वो ओवरलैप हो जाती हैं, एक दो में, दो से तीन में, और तीन से जो है वो अगर एन है तो एन में डिवाइड हो जाती हैं। और फिर इन जो एनर्जी लेवल्स हैं बहुत 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 ज़्यादा जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हम फिर इनको बैंड का नाम दे देते हैं। जैसे इसको हम लोएस्ट बैंड कह देंगे, ये उससे ऊपर वाला, ये उससे ऊपर वाला, तो जो सबसे आउटर मोस्ट बैंड होगा उसको वैलेंस बैंड, और वो हमेशा उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। भरा हुआ भी हो सकता है और पार्शली फिल भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, भरा हुआ भी हो सकता है, ठीक है, खाली कभी नहीं हो सकता। और उसके बाद जो उसके ऊपर वाली जो एनर्जी स्टेट होंगी, यहाँ पे जो कुछ एनर्जी स्टेट्स होंगी उनको जो है वो हम उस बैंड को हम क्या नाम देंगे, कंडक्शन बैंड का नाम देंगे, ठीक है। उसमें वो एम्प्टी भी हो सकता है और वो पार्शली फिल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो इन्हीं बैंड, ये जो हमने बैंड अभी मतलब डिफाइन किए हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। नेक्स्ट हम इन्हीं बैंड की जो कन्फिग्रेशन है या इन्हीं बैंड की बुनियाद पे हम एटम को सॉलिड को कैटेगराइज करेंगे कि वो कंडक्टर कब हो सकते हैं, इंसुलेटर कब हो सकते हैं और सेमीकंडक्टर कब हो सकते हैं, ठीक है।